हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष वाजपेयी। स्वागत है आप सभी का माई क्लासरूम के अपने इस चैनल पर, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में 2018-19 के क्वेश्चन पेपर के केमिस्ट्री पोर्शन को। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट केमिस्ट्री पोर्शन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ यूजफुल गाइडलाइंस के बारे में, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहेंगी। क्या रहेगा बेटा? यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा टू फिल अप इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ ऑन द OMR शीट बिफोर स्टार्ट द एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम स्टार्ट होने के पहले आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिसमें आप आराम से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो OMR शीट पर फिल कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी? योर नेम, स्कूल कोड्स, क्लास, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, जो NSO का अपना ये पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, साइंस के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और अचीवर सेक्शन में अपने पास में क्या रहेंगे? 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अचीवर सेक्शन का ये जो रहेगा, अचीवर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जितने भी अदर क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन रहेगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। देयर इज 1 करेक्ट आंसर, यहाँ पर बात ध्यान से देखिएगा, केवल एक ही करेक्ट आंसर जो है वो एक क्वेश्चन के लिए दिया गया है। एक क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर है। आप किसी एक क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा आंसर के लिए OMR शीट पर आप टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो उसके आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 2018-19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में, नेहा कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एज शोन इन दैट गिवन डायग्राम। सी प्लेस्ड इन निकल कॉइन। देख लीजिए बेटा, निकल मेटल की बात चल रही है। निकल कॉइन एक मेटल है, निकल मतलब एक मेटल रहेगा। ठीक है ना, निकल कॉइन को जब पेपर के ऊपर रखा गया एंड पीस ऑफ पेपर एंड हीटेड देम ओवर ए फ्लेम, एक फ्लेम के ऊपर उसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो पेपर ऑब्वियसली बात है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर रखा गया है, डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं है वो। आफ्टर 1 मिनट सी ऑब्जर्व दैट सम पार्ट्स ऑफ द पेपर वाज कॉज्ड शोन इन द डायग्राम हेयर। तो इस तरीके का जो है वो डायग्राम बन जाएगा, जहां पर निकल का पोर्शन रहेगा वो इस तरीके का रहेगा, और बाकी एरिया में जो है इस तरीके की स्क्रॉच आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो निकल है, ठीक है, ये जो निकल है अपने पास में, ये क्या रहता है? हीट का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है ना, तो ये हीट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्व कर लेगा। तो जहां पर ये हीट को एब्जॉर्व कर रहा है वहां का पेपर जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है ना, और अगल बगल वाला पेपर जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। शी रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विद ए ग्लास कॉइन। अब ग्लास हीट का कंडक्टर नहीं है। ठीक है ना, वो हीट को उतना अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। प्लेस्ड ऑन द पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपके फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो कि आपके प्रीवियस क्लास का चैप्टर है, वहां से लिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो क्रॉस्ड एरिया है वो सबसे ज्यादा कहाँ दिखाया दे रहा है? ऑप्शन सी में। और इसमें कहीं पर भी कोई, जैसे यहाँ पर देखिए निकल के केस में क्या था कि निकल के केस में ये बीच वाला जहाँ पर निकल का कॉइन रहेगा वो वाला पेपर क्या रहेगा? बच जाएगा, बाकी का पेपर जो है वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी में हम बात कर पा रहे हैं कि ऑप्शन सी का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी जगह सेम ड्राइनेस आ जाएगी, कि जो हीटिंग इफेक्ट आएगा वो पूरे पेपर पर एक जैसा आ जाएगा। मतलब ग्लास का कॉइन उस हीटिंग इफेक्ट को रोक रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेचुरल गैस कैन बी सप्लाइड टू होम्स एंड फैक्ट्रीज थ्रू पाइप्स। ये करेक्ट है स्टेटमेंट। तो ये कोल एंड पेट्रोलियम के अलावा हम लोगों के पास में एक टॉपिक और रहता था, कंबस्टन एंड फ्लेम। ठीक है ना, दोनों ही टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। यहाँ पर ये नेचुरल गैस क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम में ही नेचुरल गैस की माइनिंग के बारे में बात करी गई कि हम लोग नेचुरल गैस किस तरीके से फाइंड करते हैं। नेचुरल गैस एक अच्छा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है और उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो रहा है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कोई गैसियस फ्यूल है तो वो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये वाला स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? नेचुरल गैस इज ए क्लीनर फ्यूल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐश नहीं बचती है, दिखा भी गया ऑन बर्निंग इट डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी ऐश।
आर स्मोक, ठीक है ना। तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है यहाँ पर, जब इसका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐश या स्मोक नहीं मिलेगी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेचुरल गैस इज एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल, ये भी अपने पास में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, हमको यहाँ पर क्या सर्च करना है कि अपने पास में करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट ऐसा है जो क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ऋषभ हैज अरेंज्ड द फॉलोइंग सेटअप्स टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए हम लोग बता दें, रस्टिंग स्पेशली कोरोजन ऑफ आयरन के लिए बोला जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो जहां पर अपने पास में जो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है वो Fe2O3.XH2O है, ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है क्या हो रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, एनवायरमेंट में उसको जो ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर मिलेगा उसकी प्रेजेंस में आयरन का कोरोजन या ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उस ऑक्सीडेशन को ही कोरोजन ऑफ आयरन या फिर रस्टिंग बोला गया, ठीक है ना। तो आयरन के कोरोजन के लिए जो कंपलसरी क्राइटेरिया है अपने पास में, वो दो चीजें प्रेजेंट रहनी चाहिए। एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले में क्या दिया गया है कि NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है ना। इट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसमें एक आयरन नेल को डिप किया गया है। तो ठीक है, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन रहेगी और मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस में यहाँ पर तो रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, देखिए बेटा, आयरन नेल एल्यूमिनियम कॉइल्स के थ्रू क्या कर दिया गया है, इसको रैप कर दिया गया है एल्यूमिनियम फॉयल से। अब एल्यूमिनियम फॉयल से रैप कर देने के बाद में क्या रहेगा कि एल्यूमिनियम रजिस्ट कर लेगा कहाँ, किस चीज़ के लिए, अंदर जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन का कंटेंट है। मतलब डायरेक्टली आयरन नेल जो है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी, जबकि यहाँ पर रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉटन वूल की प्रेजेंस में अंदर ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन का जाना पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। कॉटन वूल क्या रहेगा, अंदर वाले ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए रोकेगा, ठीक है ना। और क्या रहेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देगा यहाँ पर बेटा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इस मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मॉइस्चर कम आएगा अगर जो कांटेक्ट में, किसके, आयरन नेल के कांटेक्ट में अगर मॉइस्चर कम आएगा तो यहाँ पर भी रस्टिंग इजीली नहीं होगी। लास्ट हम लोग देखते हैं, वाटर के अंदर हम लोगों ने आयरन नेल डाला और उसके ऊपर कॉपर की कवरिंग करी है। तो फ्रेंड्स, कॉपर नहीं रोक पाएगा आयरन की रस्टिंग को, तो यहाँ पर भी रस्टिंग होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आयरन नेल विल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब फर्स्ट एंड फोर्थ एनली। तो फर्स्ट एंड फोर्थ एनली के अकॉर्डिंग अपने पास में ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन डी यहाँ पर बात करी गई है, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन बाई 4 स्टूडेंट। तो पहली स्टूडेंट है रश्मि, रश्मि ने क्या बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट वेयर एज वॉशिंग सोडा इज ए बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पर अगर जो बात करी जा रही है वॉशिंग सोडा की, तो बेटा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है अपने पास में Na2CO3.10H2O, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इसको पानी में घोलने पर ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रेक हो जाता है, मीन्स इससे मिल जाता है अपने को क्या, 2NaOH प्लस H2CO3, क्या मिलेगा, 2NaOH प्लस H2CO3। तो NaOH क्या है अपने पास में, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है। और यहाँ पर जो इस रिएक्शन में H2CO3 भी ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में, ठीक है। तो अपने पास में जो चीज़ मिल रही है वो क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो ये जो स्टेटमेंट है वॉशिंग सोडा इज बेसिक सॉल्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो स्टेटमेंट की शुरुआत करी गई है कि सोडियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट, तो ये अपने पास में बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मीन्स वाटर के साथ में इसको रिएक्ट कराते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो
H इसको मिल जाएगा और OH किसको मिलेगा? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को जब पानी के साथ पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा उससे मिलता है अपने को NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो ये NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर के जो सॉल्ट बनाएंगे या सोल्यूशन बनाएंगे वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। ठीक है ना, जिसकी पीएच वैल्यू 7 रहेगी, न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। जबकि यहाँ पर बात करी गई है क्या? एसिडिक सॉल्ट। दूसरी बात तो करेक्ट थी, वॉशिंग सोडा बेसिक नेचर का होगा, बट पहला जो पॉइंट है सोडियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट, वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो रश्मि का स्टेटमेंट है ये क्या हो चुका है? रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुका है। और यहाँ पर हमको देखना है कि हमको चेक क्या करना है, पॉइंट आउट क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को ही पॉइंट आउट करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अक्षय ने दिया है द एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन। तो ये जो स्टेटमेंट का पार्ट है, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुगर सोल्यूशन ना तो एसिडिक इन नेचर है और ना ही बेसिक इन नेचर है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। शुगर सोल्यूशन ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, और इसी वजह से ना तो वो रेड लिटमस को ब्लू में, ना ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीमा ने दिया था टैमरिंड टेस्ट सोर। ठीक है ना, जो टैमरिंड है वो कैसी रहेगी? उसमें स्वाद क्या रहेगा? खट्टा रहेगा, सोर रहेगा। ठीक है ना, तो टैमरिंड में अपने पास में होता है टैट्रिक एसिड। तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। ठीक है, जबकि जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। तो आगे का लाइन पढ़ते हैं हम लोग, वेयर एज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है अपने पास में सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। इसको भी वाटर में डिसॉल्व करने पर NaOH और H2CO3 ही मिलने वाला है। तो NaOH फर्दर वही चीज है, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 क्या रहता है? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के बना हुआ सॉल्ट कैसा रहेगा? बेसिक सॉल्ट रहेगा। तो क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो ये बिटर इन टेस्ट होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बेटा अपने पास में कि सृष्टि का स्टेटमेंट आता है। सृष्टि बोलती है बेटा एप्पल जूस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ ध्यान से पढ़ने वाली बात है कि एप्पल जूस में होता है मैलेइक एसिड। अल्टीमेटली ये क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है ना, एप्पल जूस इज एन एसिडिक सोल्यूशन, वो एक एसिडिक सोल्यूशन है। तो रेड लिटमस सोल्यूशन के कलर को नहीं चेंज कर रहा है। तो ये बात क्या है? डज नॉट चेंज लिखा हुआ है ना, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस सोल्यूशन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर वो बेसिक होता तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता, वो एसिडिक है तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, बट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि केवल और केवल रश्मि का स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हेंस यहां पर हम लोग क्या जान सकते हैं कि ऑप्शन बी, रश्मि का जो स्टेटमेंट है केवल वही इनकरेक्ट है, एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से क्वेश्चन लिया गया है ये। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है? बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड प्लग्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या दिया गया? इट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड एन इंसुलेटर। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जितने भी अपने पास में क्या रहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहते हैं। जो भी अपने पास में क्या रहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं ऑन हीटिंग। ठीक है ना, वो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है ना, और इंसुलेटर होते हैं, इस वजह से वो ये इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग्स बनाने के काम में आते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, and hence option A is the correct option। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है अपने पास में? फाइंड द इनकरेक्ट मैच। बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात रहती है बेटा यहाँ पर कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है क्या? पहली रिएक्शन क्या दी गई है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पर कैसा रहा होगा? एक्वस सोल्यूशन रहा होगा। कैसा रहा होगा बेटा? एक्वस सोल्यूशन। उसमें H2S गैस के साथ अगर जो रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर सल्फाइड का क्या मिलेगा? ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्यूप्रिक सल्फाइड इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक सल्फाइड
और ये यहाँ पर क्यूप्रिक सल्फाइड का ब्लैक कलर का अपने को क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये बात समझ में आती है कि दोनों ही कंपाउंड ने अपने आयंस आपस में क्या कर लिए हैं, यहाँ पर एक्सचेंज कर लिए हैं। ठीक है, कार्बन प्लस 2 सल्फर ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी बात सही है, ये हमें याद रखनी रहेगी यहाँ पर चीज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अपने आप में एक वीक बेस है, बट ये है कंफर्मेशन कि ये बेस होगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करेगा, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलने क्या वाला है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन। ठीक है ना, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो भले ही वीक बेस हो, बट बेस और एसिड जब भी मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, और ये जो प्रोसेस होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये भी क्या है, करेक्ट मैच दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में Cl2 प्लस H2 गिव्स 2HCl, ये तो करेक्ट है, इक्वेशन तो करेक्ट है। अच्छा, क्लोरीन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर बेटा, जब भी कोई सब्सटेंस अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है उस टाइम पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ करती है। कितनी रहेगी, 0। ठीक है, हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, अगर आपने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं भी पढ़ा है तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात यह है कि क्लोरीन जो कि अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, अपने अंदर कंबाइन करा रहा है। ठीक है ना, अभी क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग अलग थे, अब क्लोरीन और हाइड्रोजन मिल गए, मतलब क्लोरीन कंबाइन हो गया हाइड्रोजन के साथ। तो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन होना जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये प्रोसेस हमेशा रिडक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रिडक्शन। क्योंकि यहां पर अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर भी देखेंगे तब भी क्लोराइड आयन यानी Cl पर चार्ज आएगा -1 और हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा +1। तो भले ही यहां पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन क्लोरीन का खुद का क्या हो रहा है, देखिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 जा रही है। तो 0 से -1 जाने का मतलब रिडक्शन, हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। या आप अगर ये भी चाहें कि अगर जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आप इतना याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के कंपेरिजन में, हाइड्रोजन क्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होना मतलब क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर जो इनकरेक्ट मैच है वो अपने पास में क्या है, डी, एंड हेंस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। तो यहां पर भी हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। सबसे पहले बात करी गई है perspex is a thermoplastic which is transparent like glass but is much stronger। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये अपने पास में एक सिंथेटिक फाइबर है, सॉरी सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि क्या है, अपने आप में एक थर्मोप्लास्टिक है। क्या है बेटा, ये थर्मोप्लास्टिक है जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, परपेक्स है, पर्सलेक्स है, ल्यूसाइट है। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है, पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट, ठीक है ना, पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट से मिलकर के बना हुआ है। खैर इसके बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है कि ये थर्मोप्लास्टिक जो है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ये। और ये क्या है, अपने आप में एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर होगा नेचुरल पॉलीमर के कंपैरिजन में या ग्लास के कंपैरिजन में, क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, नायलॉन थ्रेड कैन नॉट सपोर्ट मोर वेट एज कंपेयर टू द स्टील वायर ऑफ सेम डायमेंशन। ठीक है ना, तो सेम डायमेंशन के स्टील वायर के कंपैरिजन में नायलॉन थ्रेड सपोर्ट नहीं करेगा वेट को, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये अपने आप में क्या है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि नायलॉन जो कि एक
कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है ना। ये एक्चुअली बना होता है हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन और एडिपिक एसिड के, ये दोनों इसकी मोनोमर यूनिट होती है जिनको मिला करके हम लोग बनाते हैं क्या, नायलॉन। तो ये नायलॉन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या जो भी टेंशन को बियर करने की जो टेंडेंसी है वो नायलॉन की, अगर सेम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अगर सेम डायमीटर या सेम डायमेंशन का वायर ले रहे हैं, स्टील वायर और नायलॉन वायर, तो उस डायमेंशन बेसिस पर नायलॉन वायर जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द स्टील। तो ये जो स्टेटमेंट है अपने पास में यह है इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पॉलीएस्टर एंड नायलॉन ऑन बर्निंग गिव स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। तो नायलॉन के लिए ये बात सही हो सकती है, क्योंकि नायलॉन में भी हम लोगों ने भी बात करी क्या है, हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन और एडिपिक एसिड का मिक्सचर है, ठीक है ना। उसका एक कंपाउंड बन रहा है जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन के बाद एक कंपाउंड बन रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नायलॉन। तो नायलॉन में भी एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जो हेयर हैं ये भी किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन है एक्चुअली में ये। तो प्रोटीन्स में भी क्या होता है, एमिनो एसिड्स ही होता है, ठीक है ना। तो दोनों की स्मेल मैच कर सकती है, बट पॉलिएस्टर के लिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो पॉलिएस्टर के रिगार्डिंग ये करेक्ट स्टेटमेंट भी क्या हो चुका है, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं टेरेलिन ए सिंथेटिक फाइबर कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ वुल। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि टेरेलिन नहीं, एक्राइलिक को हम लोग यूज करते हैं सिंथेटिक वूल की तौर पर, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है अपने पास में बेटा, इनकरेक्ट है। अच्छा एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने थे। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे ही क्या हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लाइकली रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन टू द पॉपुलेशन ऑफ पीपुल इन ए पर्टिकुलर टाउन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। आप ये सोचिए जैसे जैसे पॉपुलेशन ऑफ पीपुल बढ़ रही है, यहाँ पर देखिए पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, फिर अचानक से डिक्रीज होने लगा, फिर अचानक से बढ़ने लगा। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट ग्राफ है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ पीपुल बढ़ी तो परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन जो है एक लिमिट तक बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया और नीचे डिक्रीज होने लगा। तो ये भी ग्राफ करेक्ट नहीं है। लास्ट ग्राफ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ पीपुल बढ़ रहा है और परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन डिक्रीज हो रहा है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी ट्रांसपोर्ट के साधन उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है ना। और जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होंगी उसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सारे प्रोसेस क्या करेंगे, पोल्यूशन को इंक्रीज करेंगे। तो देखने में अपने को समझ में आ रहा है कि परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन जो है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने पर लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी इसमें चेंज बहुत ज़्यादा आता जाएगा एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपना अचीवर सेक्शन से। नेक्स्ट अचीवर सेक्शन में क्या बात कही गई है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर आयन, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 आयन। कॉपर 2 आयन की बात करी गई है किसमें, पी में, ठीक है ना, बीकर पी में। बीकर क्यू में है एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 आयन यानी Fe++ आयन की बात करी गई है। उसमें क्या करा गया था, कॉपर डबल+ आयन में आयरन की रॉड को डिप करा दिया गया है, यहाँ पर जिंक की रॉड डिप कराई गई है और यहाँ पर किसी अननोन मेटल, कोई अननोन मेटल यहाँ पर वाई मान लेते हैं, ये अननोन मेटल यहाँ पर दिया गया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक आयन के अंदर, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या दिया गया है, इन बीकर पी ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर। तो इस बात को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर। आयरन अपनी कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। और
कॉपर यहाँ पर अपनी कौन सी फॉर्म में है, कॉपर डबल प्लस एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस करेगा, तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा और आयरन Fe डबल प्लस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। आयरन घुल करके सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब कॉपर डबल प्लस वाले सॉल्ट का जो कलर रहा होगा वो क्या रहा होगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन रहा होगा। वो ये ब्लू कलर से कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट होगा, Fe डबल प्लस ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो अपना पहला स्टेटमेंट दिया गया था, ये इन बीकर पी, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों को फाइनली सर्च क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इन बीकर पी ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है, इन बीकर क्यू नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देख लेते हैं बीकर क्यू में अपने पास में क्या है, बीकर क्यू यहाँ पर दिया गया है जिंक प्लस एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयरन सॉल्ट, ठीक है ना, आयरन आयन। तो जिंक अपनी सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पर, और आयरन कौन से फॉर्म में है, Fe डबल प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां से क्या बनेगा, जिंक डबल प्लस प्लस आयरन, ठीक है ना। तो जिंक सॉलिड रहेगा, आयरन एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ से जिंक डबल प्लस जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा और आयरन जो सॉलिड है वो डिपॉजिट होता जाएगा। यहाँ पर आयरन का जो एक्वस सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का रहा होगा, जो कि जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, अगर जो यहाँ पर हम सल्फेट वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा आयन यूज कर सकते हैं जो इस वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता हो, डबल प्लस को, ठीक है। तो अगर जिंक आयन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ग्रीन से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट रिएक्शन होगी, क्योंकि हमको याद रखना है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहां पर जो अपना स्टेटमेंट था, इन बीकर क्यू नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ये हो गया है अपने पास में क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि रिएक्शन तो अकर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में, इन बीकर आर इफ Y इज एल्यूमिनियम देन रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है ना। यहां पर Y की जगह अगर जो हम लोग ले लेते हैं क्या, एल्यूमिनियम, और एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक आयन हम लोगों ने लिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम प्लस एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक आयन, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द जिंक, तो एल्यूमिनियम अपने ट्रिपल प्लस वाले फॉर्म में आएगा और जिंक को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी देखे थे बेटा, यहाँ पर देखिए आयरन और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या उनके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं था, तो चार्ज को बैलेंस नहीं करना पड़ा था। बट यहाँ पर अगर जो हम देखेंगे तो चार्ज को बैलेंस करना रहेगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम कर लेंगे और यहाँ पर कितना कर लेंगे, 3 मोल ऑफ जिंक, तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए 2 एल्यूमिनियम यहाँ प्रेजेंट है, 2 एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, तो 2 इंटू प्लस का 3, इस साइड में चार्ज कितना शो हो रहा है, +6, और 3 इंटू प्लस का 2, तो इधर साइड में भी चार्ज कितना शो हो रहा है, +6। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है अपने पास में क्या, कि अगर मेटल Y जो है वो एल्यूमिनियम हुआ तो वो जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। बट लास्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इन बीकर आर इफ Y इज टिन, अगर एल्यूमिनियम की जगह हमने टिन ले लिया तो हमें याद रखना रहेगा कि टिन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो टिन जो है वो जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और जबकि यहां पर लिखा गया है देन रिएक्शन विल टेक प्लेस, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 4 स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन अपना सही होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इस तरीके की और वीडियोस के लिए, मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आप सर हमारी वेबसाइट पर लिंक पर सर्च कर सकते हैं, ये हमारा लिंक है यहाँ पर student.myclassroom.digital, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर के हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, माई क्लासरूम के अपने इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें फॉलो करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस लिंक पर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।